एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसके तो 12 IVF फेलियर थे, नंबर ऑफ एग्स काफ़ी ज़्यादा हैं उसके, तो उसको फ्रीज करा लेनी चाहिए। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ नाइट। हमारे इंडिया में ना बहुत गड़बड़ है। मतलब अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो लोग आगे पीछे, रिश्तेदार पीछे पड़ जाएंगे कि शादी कर लो शादी कर लो, और शादी हो जाती है तो 1 महीने बाद से उससे पूछना शुरू करते हैं, कोई गुड न्यूज़ है, एनी गुड न्यूज़। अरे मतलब ये जो गुड न्यूज़ है, अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, मतलब अगर किसी को 4 साल 5 साल 6 साल हो जाए तो लोग उसको इतने ताने देते हैं कि कपल तो बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इस गुड न्यूज़ को कैसे वापस लाना है, कैसे चेहरे पे स्माइल लाना है, इसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है डॉक्टर निशि सिंह, और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो इन कपल्स के चेहरे पे स्माइल लेकर आती हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल जो ये इनफर्टिलिटी है, यानी कि जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बहुत हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके कई कारण है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसा आपने कहा कि शादी के बाद हर महीने उनके इन लॉज या रिश्तेदार पूछते हैं कि कोई गुड न्यूज़, पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपना कैरियर बना रहे होते हैं, या लेट एज में मैरिज की है, या फिर वो कहते हैं कि अभी हम थोड़ा सेटल हो जाएं, घर खरीद लें या पैसे कमा लें। हाँ, तो इन सब से वो पोस्टपोन करते जाते हैं, और इतना पोस्टपोन करते हैं कि या तो उनका AMH डाउन हो जाता है, या फिर उनके अंदर कंसीव करने की क्षमता कम होने लगती है, तो वो फिर मेरे पास आते हैं। तो इसके बाद हम कई इतने अच्छे साइंटिफिक तरीके आ गए हैं, जैसे कि IUI आ गया है, IVF आ गया है। अगर आपके एग कम है तो हम एग बाहर निकाल के IVF कर सकते हैं। ट्यूब बंद है तो आप IVF करा सकते हैं जी। स्पर्म काउंट कम है तो आप करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को उपयोग में लाके आप कंसीव कर सकते हैं, और जब आप कंसीव करते हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी मुझे आती है कि मुझे लगता है मैंने किसी को बहुत अच्छी खुशी दी है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैम अब तक आपने कितने कपल्स के चेहरे पे खुशियाँ लेके आई हैं? मैं 2005 से कर रही हूँ। उससे पहले मैं आर्मी में थी, तो आर्मी में भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स होते थे। 2005 से 2025 आ गया है, तो आप सोचो मैंने काफ़ी, मतलब मैंने काउंट बहुत सारे गुड न्यूज़ आपने दिए हैं ना, बहुत सारे गुड न्यूज़ ही हैं। तो उसका तो काउंटलेस है मेरे पास, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने लोगों को खुशियाँ दी हैं, लोगों की। चलिए, बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। अच्छा मैम, ये जो IVF है, ये अभी भी इंडिया में ना थोड़ा सा इसका टैबू बना हुआ है, तो एक्चुअली IVF है क्या और कितना सेफ है, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखो, ये जो IVF है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये रिसेंट ईयर्स में ही आई है, मतलब अब लोगों को ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम होने लगी है तो लोग IVF का नाम ज़्यादा सुन रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहे हैं, IVF करा रहे हैं। ये है तो काफ़ी पुरानी टेक्निक, पर अब लोग इसमें ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अब लोगों को प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रही है। आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे कि लड़कियों की एज बढ़ रही है, लेट एज में मैरिज हो रही है, कैरियर की वजह से या एजुकेशन की वजह से या सेटल होने की वजह से। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि आप IVF करा लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि मैडम IVF होता क्या है? तो IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके एग होते हैं उनको बाहर निकालते हैं एक उन्नत लैब में। जब एग बाहर निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म बाहर लेते हैं, और जो प्रक्रिया आपकी बॉडी में होनी चाहिए, यानी कि ट्यूब में और यूट्रस में होनी चाहिए, वो सारा फर्टिलाइजेशन हम अपनी एक हाईली जो लैब होती है, साइंटिफिक लैब, जिसमें इंक्यूबेटर होते हैं, ICSI मशीन होती है, उसमें करते हैं। उसमें जब हम फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको, जिसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं, उसको हम अपने इंक्यूबेटर में रखते हैं 3 दिन का और 5 दिन का, उसको फ्रीज कर लेते हैं। तो इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपकी बॉडी से बाहर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसके लिए इसको IVF कहते हैं। मैम ये प्रोसेस कितना लंबा होता है और कितना टेक्निकल होता है? देखो, ये है तो हाईली टेक्निकल, पर ये प्रोसेस जो है वो 10 दिन या 15 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, जब भी आपके पीरियड्स आते हैं आपको Day 2 पे, यानी कि पीरियड के सेकंड डे आना पड़ता है। जैसे कि आपको सेकंड को पीरियड आए तो थर्ड को आएंगे, थर्ड को आए तो फोर्थ या फिफ्थ को, यानी कि Day 2 Day 3 पे आते हैं। तो आपको कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि आपके मल्टीपल फॉलिकल बनाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हर महीने एक ही एग बनता है। आपकी 2 ओवरी होती हैं, कभी इसमें एग बनता है राइट में, कभी लेफ्ट में एग बनता है, और आपका
ओवुलेशन होता है 12 या 14 डेज पे, उस समय अगर आपको स्पर्म मिल जाते हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आप कंसीव कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पर जब आईवीएफ करवाते हैं आप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आपको मल्टीपल फॉलिकल की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो 10 डेज तक दिए जाते हैं। इसके बाद आपको एक ट्रिगर डोज दी जाती है और उसके विदिन 36 आवर्स में आपको लैब में जाना पड़ता है, ओटी में जाना पड़ता है और आपके एग बाहर निकाले जाते हैं। ओके। तो आपके 15 डेज समझ लो कि आपके लग जाते हैं। मैम ये सारा जो एग फर्टिलाइजेशन है ना, एम्ब्रियो, ये सब कुछ एग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, एग हेल्दी भी होना चाहिए। तो एक जो फीमेल है वो जो एग फ्रीज कराने की बात हम कर रहे थे, तो किस एज में उसको एग फ्रीज करा लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कराने के पहले? देखो, आप आज से 20 साल पहले की बात करें तो आप जानते थे कि आपकी अर्ली मैरिज हो रही है, अर्ली मैरिज नहीं मतलब 20 से 22 साल में, तो एक आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो कि आपका 22 साल से शुरू हो जाता है। 22 साल से लेके वो 30, 35, 40 तक चलता है। हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी अंडों की संख्या कम होती जाती है। अगर आप सोचें मैं 45 में माँ बनूँ, 42 में माँ बनूँ, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपके नंबर ऑफ एग्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम आजकल ये एडवाइज कर रहे हैं, काफ़ी ओवेरियन फ्रीजिंग भी आ रही है और ये जो एग फ्रीजिंग, तो एग फ्रीजिंग एक मतलब नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पहले भी काफ़ी करवाते थे, पर इसमें अब कंपनियां भी अपने जो फीमेल स्टाफ है उसको सपोर्ट कर रही है और लोगों को पता चल रहा है। जैसे मेरे पास ये अभी लास्ट मंथ 3 जो यंग गर्ल्स हैं, वो एक एयर होस्टेस है, 2 और थी टीचर्स थी, उन्होंने अपने एग फ्रीज कराए हैं। तो उनको अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि हाँ अवेयर हो रहे हैं। अब क्या होता है कि आप 22, 23, 24 साल के हैं तो आपके एग की संख्या बहुत अच्छी है और हेल्दी भी है, आपका AMH भी अच्छा है, आपके हार्मोन्स भी सब ठीक हैं, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप आराम से एग फ्रीज करा सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम एग फ्रीज करा लिए तो हमारे खराब तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत तो ये बिल्कुल नहीं है, ये बहुत मिथ है। आप चाहे 20 साल बाद वही एग यूज कर सकते हो। जैसे आपने 25 साल में करा ली तो आपकी एग की अच्छी क्वालिटी है और उस अच्छी क्वालिटी के एग आपने फ्रीज करा लिए। अब आप 10 साल तक अपना कैरियर बनाते रहे, सब कुछ कराते रहे। इसके बाद जब आपको लगा कि अब मुझे कंसीव कर लेना चाहिए, तो आप उन एग को यूज करके उसमें अपने हस्बैंड का या अपने पार्टनर का स्पर्म लेके एम्ब्रियो बना के आप माँ बन सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और मैं यंग गर्ल्स को सबको बताना चाहूँगी कि एग फ्रीजिंग ज़रूर कराएं अगर आप अभी कंसीव करने के बारे में नहीं अगर लेट मैरिजेस जो चलन में आजकल वो करना है। आजकल तो क्या सिंगल गर्ल जो फीमेल है वो भी माँ बन सकती है। ये हमारा एक अच्छा रूल आ चुका है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमें लेट मतलब थोड़े टाइम बाद माँ बनना है, 40 ईयर्स के बाद माँ बनना है, तो आप बन सकते हैं, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है वो अभी 105, यानी कि फीमेल की एज 50 और मेल की एज 55 तक आप कंसीव कर सकते हो। आप बच्चा पैदा कर सकते हो। मैम, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है और जो IVF प्रेगनेंसी है, इसमें डिफरेंस कितना है? क्योंकि कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी बहुत लेट एज में कर रहे हो, है ना, तो बच्चे में बहुत सारी बीमारियां कहते हैं आते हैं। जो लास्ट बच्चा होता है वो बहुत सारे फ्लॉज के साथ पैदा होता है। हालांकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे, लोगों के 10-15 बच्चे भी होते थे, बच्चे सारे हेल्दी होते थे। पर अब अगर कोई लेट बच्चा होता है तो कहते हैं कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है, डाउन सिंड्रोम है ना, इस तरीके की कुछ, कोई ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया। तो जब हम एक फ्रीज कराते हैं तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं आती, राइट? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे लेट आप मैरिज करते हो तो एग की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है। आफ्टर 35 अगर आप कंसीव करते हो तो हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि आपने डाउन सिंड्रोम का बताया, तो मैटरनल जो एग है उसकी वजह से ये सब बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 40 के बाद तो हम सारे टेस्ट कराते ही हैं, पर अगर आप IVF कराते हो तो जो आपका एम्ब्रियो बनता है तो उसका हम जेनेटिक टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर आपको जेनेटिक टेस्ट से पता चल जाए, PGD या नॉन इन्वेसिव PGD जो होते हैं उनको करा लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो एम्ब्रियो में अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी डिफेक्ट है, डाउन सिंड्रोम है या कोई भी थैलेसीमिया की बीमारी है या जो भी है, आपको पता चलेगा। आप वो एम्ब्रियो यूज ही नहीं करेंगे, आप हमेशा हेल्दी एम्ब्रियो यूज करेंगे। दूसरी बात है एग का, जैसे मैंने बताया कि एज के साथ एग में प्रॉब्लम हो रही है, 40 साल से ऊपर है तो आपके ये सब प्रॉब्लम होने की, बीमारियां होने की संभावना है। वैसे नहीं होती है कई बार, पर हो भी सकती है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होंगी या नहीं होंगी, पर अगर आप अपना एग
लेस देन 30 ईयर्स में करवा रहे हैं, तो ये संभावना ना के बराबर है। देखो 1-2% तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। हम 100% ये नहीं कह सकते साइंस में कि ऐसा होगा ही, राइट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर परसेंटेज किस तरफ जाता है? लेस देन 30 ईयर्स में आपने एग फ्रीज कराए तो आपके एग हेल्दी हैं, तो 1-2% तो देखो कहीं पे भी हो सकता है, पर होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि एग उसी एज के है। आप यूज उसको 40, मतलब आप 40 साल के हो गया, 10 साल बाद कर रहे हैं, पर आपकी एग की एज, बायोलॉजिकल एज क्या है? 25 या 26 साल, जब भी आपने उसको फ्रीज कराया। अच्छा मैम, एक फीमेल जो 26 साल की है, जिसने अपने करियर की शुरुआत की है, उसको शादी 30 के बाद करनी है, तो जब वो एक फ्रीज कराने जाती है तो उसको अपने लाइफस्टाइल में किस तरीके का चेंजेस लाना चाहिए और कितने दिनों तक उसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है, तो उसको एक फ्रीज कराना है, बट वो अल्कोहल बहुत पीती है, तो डॉक्टर ने उसको बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स भी बताए थे इसके, तो वो आप थोड़ा इलॉबरेट करके बताएंगे हमें? देखो, जो एग, हेल्दी एग हमें चाहिए होते हैं जी, तो क्या होता है कि आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जैसा कि आपने लाइफ स्टाइल का बोला, डाइट में जैसे कि आपको मैदा से बनी चीज़ें नहीं लेनी है। अच्छा। मैदा, पास्ता, पिज़्जा, बर्गर, क्योंकि क्या होता है कि मैदा, जंक फूड खाते हैं तो ये परेशान हो जाएंगे वो। यही मैं बताना चाहूँगी, इनसे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका ओवुलेशन होना ही बंद हो जाता है, तो हमें मल्टीपल एग मतलब इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है कि आपकी BMR, वो जो BMR है वो भी लो हो जाती है, आप हेल्थ मोटे होने लगते हो, जिसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हम कहते हैं जंक फूड से। तो फर्स्ट तो वो अवॉइड करें। सेकंड है एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या, आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना। स्ट्रेस भी आपके एग की क्वालिटी पे, AMH पे इफेक्ट बहुत फर्क डालता है। और थर्ड है ये स्मोकिंग और ड्रिंक, जो कि आजकल की जनरेशन ट्रेंड बन गया है। हाँ, तो ये लेट नाइट पार्टीज, जगना, 8 घंटे की स्लीप, ये कई चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करके अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल और तो उसको, फीमेल को कितने दिन पहले से ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? जैसे कि अगर कोई स्मोक कर रहा है या अल्कोहल पीता है, देखो मैं जंक फूड खाता है, वो बिल्कुल से मैं तो नहीं ये कहती हूँ कि ये करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप, क्योंकि हमारे समय में कोई ये फास्ट फूड नहीं थे, और तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कम थी, इतने स्ट्रेस भी नहीं था, पर ये है कि अब जो वर्किंग स्टाइल है वो काफ़ी अलग है, बिल्कुल आज से 25-30 साल पहले से। तो वैसे तो अवॉइड करो, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा ही है, पर फिर भी अगर आप एग फ्रीजिंग पे जा रहे हो तो मोर देन 6 मंथ आप अपने, अच्छा 6 महीने तक आपको सिगरेट और अल्कोहल से बच के रहना है, जंक फूड कम से कम खाना है, और एक्सरसाइज ज़रूर करना है ना, और स्ट्रेस नहीं लेना, और स्ट्रेस नहीं लेना है, और आराम से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। तो मतलब वैसे भी माँ बनने के लिए इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ। अच्छा मैम, आपने भी बताया कि आप आर्मी बैकग्राउंड से थी, तो आपने आर्मी से अचानक फिर आपको ये इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी, ये एग्स और ये IVF, ये कैसे आपने चेंज किया? देखो, आर्मी में भी मैं डॉक्टर ही थी, तो जब मैं आर्मी में वर्क करती थी तो आर्मी में क्या होता है, दूर दराज पोस्टिंग होती है, फील्ड पोस्टिंग होती है, और जब कई बार क्या होता है कि आपकी पीस पोस्टिंग भी है, मतलब किसी शहर में भी है, हस्बैंड वाइफ साथ भी रह रहे हैं, तो भी अगर उनका वाइफ का ओवुलेशन हो रहा है या कुछ इस तरह से हो रहा है, तो उस समय हस्बैंड TD, टेम्परेरी ड्यूटी चले जाते थे, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब 2005 में ही मैंने देखा, जब मैं आर्मी हॉस्पिटल RR रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल है धोला को, उधर पोस्टेड थी, तो मैंने देखा इनफर्टिलिटी बहुत है, कॉमन सी थी आर्मी में, मुझे लगा, और मैंने कहा इसका प्रॉब्लम तो IVF ही है, और साथ में IUI है, जो भी साइंटिफिक हायर टेक्निक है वो है, तो उस तरफ मेरे को इंटरेस्ट पैदा होता है। अच्छा। इसके बाद जब मैं सिविल में आई तो सिविल में भी मैंने देखा ये प्रॉब्लम तो आजकल बढ़ती जा रही है एक्चुअली। इनफैक्ट जब मैंने शुरुआत की थी तब 10 में से 1 या 2 पेशेंट इनफर्टिलिटी के होते थे। आज अगर मैं OPD करती हूँ गायनी की, तो उसमें से 10 में से 6 या 7 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको यही कि बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, मैरिज को इतना साल हो गया है, तो आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओके, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट इस तरफ हुआ। ओके मैम, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली वो निराश, हताश, मायूस ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, तो उसमें से कोई ऐसी कोई स्टोरी आपके पास हो, कोई ऐसी हिस्ट्री आपके पास हो
जब वो आया हो और आपको ये लगा हो कि ये तो बहुत मुश्किल है, कोई ऐसा मिराकुलस स्टडी आपने की हो कुछ? मैं कई पेशेंट का देखा है जो मुझे याद रहता है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसके तो 12 IVF फेलियर थे। वो बिहार से आया था और उसकी वाइफ ने कहा एक बार मैं डॉक्टर निशी से IVF कराती हूँ, और उसका हस्बैंड मुझसे नहीं मिला। वो क्लिनिक के बाहर ही खड़ा रहा कि मैं नहीं जाऊँगा, पहले मैं 12 बार करवा चुका हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा हम लास्ट बार डॉक्टर साहब से कराते हैं, नहीं होगा तो हम अपने बिहार वापस लौट जाएंगे। हम लोगों ने उसका IVF किया और उसका पॉजिटिव आया। इसके बाद इतनी खुश, वो उसका हस्बैंड ही मुझसे मिलता था, और मतलब उनके चेहरों की जब मैं खुशी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ मिल गया है मुझे लाइफ में। ऐसे एक पेशेंट था, उसका AMH, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हाँ जी बिल्कुल। मेरे शायद उसमें वीडियो में होगा जो मैं YouTube बनाती हूँ, 0.5 से भी कम था, और उसके तो हस्बैंड के स्पर्म भी इतने अच्छे नहीं थे। तो उनका क्या था कि जो काफ़ी सेंटर्स में उन्होंने IVF कराया, एम्ब्रियो ही नहीं बनते थे। ओके। क्योंकि AMH बहुत कम था उसका। अब क्या हुआ कि हमने उसका पहले PRP किया, ओवेरियन PRP, जो कि एग की जो है ना क्वालिटी को भी बढ़ा देता है और कई बार क्वांटिटी को भी बढ़ा देता है। उसके बाद हमने उसके 3 PRP सेशन किए। तो हेयर PRP और फेस PRP सुना, तब उसके भी PRP, हाँ, ओवेरियन PRP भी होता है। इनफैक्ट अगर यूट्रस में आपकी लाइनिंग नहीं बनती, हाँ, तो एंडोमेट्रियम की भी लाइनिंग बनाने के लिए आपका यूट्रस में भी PRP किया जाता है, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा। आप ये देखोगे कि जो टेक्निक है वो हर जगह बहुत अच्छी आ रही है। पहले ये होता था कि आपके बेबी नहीं हुआ तो बेबी नहीं हुआ, आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, पर अब आपके पास है IVF, आपको आराम से आपका बेबी मिल सकता है। अच्छा मैम, वैसे किसी की फैमिली में कोई हिस्ट्री है, जैसे किसी को ना बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है ना, और किसी का बहुत आराम से अपने टाइम पे होता है, तो क्या जिसकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री हो उसको एक फ्रीज ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए? ऐसा कुछ है? वो तो मैं, क्योंकि अगर जल्दी मेनोपॉज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके एग की जो क्वांटिटी है वो घटती जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको अपने सही टाइम पे जब भी उसको लगे तो अपना एग को, जब नंबर ऑफ एग्स काफ़ी ज़्यादा है उसके, तो उसको फ्रीज करा लेनी चाहिए। अच्छा, एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए वैसे फीमेल्स को क्या करना चाहिए? देखो, मैंने कहा कि जो एग जो होते हैं उनका आपको कैसे पता चलेगा? AMH के अकॉर्डिंग, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो हम टेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से आपका 3-4 होगा तो बेस्ट है कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका AMH कम होने लगता है, एग की क्वालिटी कम होने लगती है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए जो मैंने अभी 5 चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। डाइट, स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सरसाइज, और वो जंक फूड, जो अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहोगे आप, अच्छे हेल्दी खाना खाओगे, अच्छी तरह सोओगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, तो आपकी पूरी बॉडी फिट रहेगी। IVF की बात हमने बहुत कर ली। अब कुछ ऐसे केसेस भी मैंने पढ़े हैं और डॉक्टर से बात करने पे भी पता लगता है कि कुछ फीमेल्स के यूट्रस ही नहीं होता। हाँ, देखो क्या होता है कि कई बार फीमेल के यूट्रस नहीं होता, कई बार उनको ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे कैंसर हो गया, बिल्कुल, या फिर कुछ भी इस तरह का हो गया कि उनको यूट्रस निकालना पड़ता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है इतनी सीवियर कि वो माँ नहीं बन सकती। तो इसमें हम जो कहते हैं वो है सरोगेसी। अच्छा। उसमें क्या होता है कि उनके एग और उनके हस्बैंड का स्पर्म वो लेके एम्ब्रियो बनाते हैं, और एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम सरोगेट कहते हैं। वो आजकल गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी रूल्स बनाए हैं, मैंने अपने चैनल पे बताया भी क्या क्या रूल्स हैं, उसमें हम उसके यूट्रस में रख देते हैं। ओके। और उससे क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल बेबी होता है, हाँ, लोगों को बड़ी गलत धारणा है कि सरोगेसी में उसका बेबी होगा। इनफैक्ट IVF में भी गलत धारणा है कि हमें किसी और का बच्चा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। बायोलॉजिकल DNA जो है वो हस्बैंड और वाइफ का ही होगा, बस उसको वो रख रही है, ठीक है, अपने यूट्रस में, और जब वो बेबी होता है तो वो वापस उसको मिल जाता है। तो इस तरह से एक सरोगेसी का एक बड़ा बूम है, मतलब आप उससे कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि अभी जो हमारे फिल्मी, हाँ, हमारे जो सितारे हैं, फिल्मी सितारे हैं ना, जो उसका जो लास्ट बच्चा है वो हमेशा हमने देखा है कि IVF से या सरोगेसी से हुआ, तो ये ट्रेंड उन्होंने काफी किया है। हाँ, तो इसीलिए इसमें रूल्स आ गए हैं अब। हाँ, काफी रूल्स आ गए हैं कि कौन सरोगेट कर सकता है।
मतलब सरोगेट कौन कर सकता है और सरोगेसी कौन करा सकता है। अच्छा, इसमें सारे रूल्स हैं। आपको लॉयर से भी परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है, सीएमओ से भी परमिशन लेनी पड़ती है, और आपको मतलब ये लीगल हो गया है। अब अगर आप लीगल हैं कि भाई आपका यूट्रस नहीं है तो आपको सरोगेसी पे जाना ही पड़ेगा। तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, पेपर्स बनते हैं, उसके बाद हम लोग सरोगेसी पे जा सकते हैं और आप सरोगेट करा के बेबी ले सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, फीमेल इनफर्टिलिटी, इस पर बहुत सवाल उठते रहे हैं, है ना। फीमेल्स को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता रहा है, और पहले तो कोई मेल चेक भी नहीं कराने जाता था, उसको ऐसा लगता था कि सारी जो गलती है ना वो फीमेल की है ना, कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल की वजह से नहीं हो रहा है, हमारे स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना जैसे बदल रहा है तो जो लड़के हैं वो थोड़े से तो मतलब आगे आए हैं, अवेयर हुए हैं। तो ये जो स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी किसी की कम है या ख़राब है, तो उसके लिए भी कुछ है उपाय? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए 50% फीमेल, हाँ, और 50% मेल जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम दोनों को बराबर मान के चलें। जो इनफर्टिलिटी होती है 40 फीमेल की, 40 मेल की, 20 हम अनएक्सप्लेन कहते हैं। भैया हस्बैंड वाइफ दोनों ठीक है, पर उनकी नहीं हो पा रही है, उसको अनएक्सप्लेन बोलते हैं। तो हमने फीमेल का तो आपको सारा बता दिया, यही करें। अब मेल में कुछ नहीं, बस खाली एक स्पर्म टेस्ट होता है। अच्छा, उससे हमें स्पर्म से पता चल जाता है क्या क्वालिटी है, क्या इसमें खराबी है, क्या इसमें, तो उसके लिए हमारे पास बहुत और ये जो दिन भर स्मोक और अल्कोहल और उनकी लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। फिर उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो 5 चीज़ें फीमेल के लिए हैं वही 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल तो उनके क्या होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है, और स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कर देती है। तो स्पर्म में इतना ज़्यादा हो जाता है, या तो वो कंसीव ही नहीं कर पाते, स्पर्म की वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर उनके मिस्ड अबॉर्शन हो रहे हैं। भाई कंसीव तो कर रही है पर कभी धड़कन नहीं आ रही है, हाँ, कभी ग्रोथ मतलब नहीं हो रही है, कभी माइंड ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए ये सब चीज़ें स्पर्म कहते हैं ना, मैं कहती हूँ यूट्रस जो होता है वो ज़मीन है, जो एम्ब्रियो है वो बीज है। अब बीज किससे बना, एम्ब्रियो किससे बना, एग और स्पर्म से। तो दोनों आपके हेल्दी होने चाहिए। तो आप लड़कों को कोई सलाह दे दीजिए, क्योंकि वो तो नहीं सुनते। देखो, मेल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जंक फूड नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं लेना, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस, जो कि वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी। आप आराम से अपना वर्क करें, स्ट्रेस ना लें, और हो सकता है थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करें। पर हाँ, स्मोकिंग ड्रिंक से दूर रहें, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। फीमेल्स को तो आप फिर समझा लेंगे, लेकिन मेल्स को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई एम वेरी श्योर आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना और सुनना है ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते या फिर अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।